तो देश भले ही धर्म निरपेक्ष हो, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है कि सियासत भी धर्म निरपेक्ष हो जाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जातियों के नाम पर वोटरों को बांटा ना जाए। चुनाव का सांप्रदायिकरण करना चुनाव जीतने का मानो एक हिट फॉर्मूला जैसे बन गया हो। और इसीलिए 5 राज्यों के चुनाव आते आते ही करीब करीब हर पार्टी ने चुनाव के हिट फॉर्मूले के हिसाब से वोटरों के साथ सांप्रदायिक पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। और यह हाल तब है जब एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है। अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद है इन हालात से तो वो मुसलमान है। ये हमारे नेताओं की जुबान है, उस देश के नेताओं की जुबान जो देश सेकुलर है, जिस देश की सुप्रीम कोर्ट राजनीति में मजहब, जाति, भाषा को शामिल करने के खिलाफ फैसला सुना चुकी है। ये वहां के नेताओं की जुबान है। आखिर लोकतंत्र के आंगन में वोट का रंग किसी मजहब के आधार पर कब तक पहचाना जाता रहेगा? कब तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसी जाति या धर्म को वोट बैंक माना जाता रहेगा? तो दक्षिण या पूर्वोत्तर के किसी राज्य में भाषा मुद्दा बनेगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है, लेकिन वहां की तीनों मुख्य पार्टियों का रवैया समझ लीजिए। बीएसपी ने साफ ऐलान किया है कि वो मुस्लिमों को 97, दलितों को 87, ओबीसी को 106, ब्राह्मणों को 66, कायस्थों को 36, साथ ही वैश्य और पंजाबी को 11 सीटों पर टिकट देगी। यूं तो मायावती दावा करेंगी वो सामाजिक न्याय के आधार पर टिकट बांटती है, लेकिन उनके बयानों से साफ है कि वो टिकट बंटवारे के धार्मिक और जातीय समीकरणों का गणित लगाने और उसके आधार पर बंटवारे की राजनीति में पीछे नहीं है। अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहां बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव जरूर जीत जाएंगे, बशर्ते यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में दीवार खिंची हुई है, लेकिन पार्टी में दरार को पाटने की कोशिश करने वाले नेता भी राजनीति का कम्युनल कार्ड खेलने से नहीं चूकते। अगर मैं खुलकर कहूं कि मुसलमान इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद है इन हालात से तो वो मुसलमान है। उन्हें मालूम है कि अगर समाजवादी पार्टी कमजोर होती है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। अगर उनका वोट बढ़ता है तो भी उसका फायदा भाजपा को पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी विकास के वनवास को दूर करने का वादा कर रही है, लेकिन उसके सांसद साक्षी महाराज क्या चुनाव के मौके पर ध्रुवीकरण का पुराना एजेंडा वापस नहीं लेकर आए हैं? तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। साक्षी महाराज के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत हो चुकी है और केस दर्ज हो चुका है। बीजेपी भी साक्षी के बयान से दूरी कर चुकी है, लेकिन समाज में सांप्रदायिकता का जहर कैसे बुझेगा? नेताओं के ऐसे ही रवैये के खिलाफ 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। न केवल उम्मीदवार बल्कि उसके विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का इस्तेमाल भी चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकता। सेकुलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अहम मुद्दा है, उसके हिसाब से धर्म का कहीं रोल बीच में नहीं है, जाति का रोल नहीं है, भाषा का रोल नहीं है, रेस का रोल नहीं है, कम्युनिटी का रोल इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो करप्ट प्रैक्टिस होगी, आपका इलेक्शन से डिसाइड होगा। राजनीति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो कर रही है, मगर सवाल तो यही है कि उस पर अमल कब करेगी? AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी तो बीएमसी के 21% बजट को मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने की मांग कर चुके हैं, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 21% है।
तो जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी जैसे लोग मुस्लिमों से समाजवादी पार्टी को वोट न देने की अपील करने का हौसला रखते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। तो जमात इस्लामी हिंद जैसे संगठनों की चिंता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी जैसे दलों को फायदा हो जाएगा। जमात इस्लामी हिंद 1995 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दे रहा है जिसमें हिंदुत्व को भारत के लोगों की जीवन शैली कहा गया था। जमात इस्लामी हिंद कहता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले की आड़ लेकर सांप्रदायिक अपील करेंगे। सवाल यह है कि जमात इस्लामी हिंद राजनीति के धार्मिक ध्रुवीकरण पर चिंता जता रहे हैं या खुद ही धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जाहिर है कि धर्म, जाति, भाषा के चश्मे से राजनीति इसलिए भी दिखती है क्योंकि समाज धर्म के बीच ऐसी राजनीति को मदद करने वाले लोग बैठे हैं। अब चुनौती यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर क्या चुनाव आयोग धर्म, जाति को मुद्दा बनाने वालों से निपट सकेगा? रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। नए साल में नोटबंदी से जुड़ी सबसे अहम जानकारी 2017 से पहले यानी कि 2017 के पहले सप्ताह में आई है। ये जानकारी हर उस शख्स के लिए जरूरी है जिसका बैंक या डाकघर में खाता हो, अपना अकाउंट हो। कालेधन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि 2.5 लाख रुपए वाले खातों का हिसाब नोटबंदी के बाद से नहीं, नोटबंदी के 7 महीने पहले से शुरू होगा। इसे आप कालेधन की फियर फाइल्स भी कह सकते हैं। काले धन के खिलाफ नए साल में नया धमाका। और ये दुर्भाग्य है कि ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। अब नोटबंदी के 7 महीने पहले से होगा हिसाब। वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। बिना पैन का खाता सरकार को बर्दाश्त नहीं। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद से लोग अब तक यही मानकर चल रहे थे कि सरकार के रडार में काले धन के वही कुबेर पकड़े जाएंगे जिन्होंने 8 नवंबर के बाद गड़बड़ी की, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मोदी सरकार नोटबंदी के 7 महीने पहले से लोगों के बैंक अकाउंट्स का हिसाब करेगी। वित्त मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद आयकर विभाग ने सभी बैंकों को 2.5 लाख से ज्यादा जमा करने वाले सेविंग अकाउंट्स और 12.5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट वाले करंट अकाउंट्स की रिपोर्ट देने को कहा है। इस कदम से सरकार को ये जानकारी मिलेगी कि संबंधित खातों में नोटबंदी से पहले औसतन कितने रुपयों का लेन देन होता था और नोटबंदी के बाद कितना लेन देन हुआ। नोटबंदी के बाद गोवा में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी भी दी थी कि गिरफ्त में आए कालेधन के गुनहगारों का हिसाब नोटबंदी के पहले से लिया जाएगा। बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की जारी अधिसूचना के मुताबिक आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघर में सेविंग अकाउंट्स वाले ग्राहकों से 28 फरवरी तक पैन नंबर या फॉर्म 60 जमा कराने के लिए कहा है। यह आदेश उन खाताधारकों के लिए है जिन्होंने अपने अकाउंट के लिए पैन नंबर नहीं दिया है। सरकार का मानना है कि बैंकों में पैन नंबर जरूरी किए जाने से काले धन पर लगाम लग सकेगी। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह कालेधन के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कालेधन के खिलाफ पीएम के सीक्रेट ऑपरेशन को आम लोगों की मदद से अंजाम दिया जा रहा है।
आप जैसा कोई आम नागरिक जिसके पास कालाधन या कालाधन वालों के बारे में कोई जानकारी है, वो पीएमओ को सूचना अगर देता है, पीएमओ के अधिकारी सूचनाओं का खाका तैयार करने के बाद प्राथमिकता तय करते हैं और उसके बाद संबंधित विभागों जैसे आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई, लोकल पुलिस को सूचना आगे बढ़ा देते हैं और तब होता है कालेधन वालों पर एक्शन और उसके बाद पीएमओ को कार्रवाई की पूरी डिटेल दे दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।